हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आलोक और आज मैं आपको यहाँ बताने आया हूँ। आपका सेकंड चैप्टर है हिस्ट्री का, द राइज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उनकी जो सेकंड पार्ट है वो मैं आज लेकर के आया हूँ। फर्स्ट पार्ट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, फिर आप सेकेंड पार्ट इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए देखते हैं कि सेकेंड पार्ट में क्या क्या मौजूद है और क्या क्या आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपका हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है द राइज ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इस चैप्टर का कुछ टॉपिक्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे द फ्रेंच से। इससे पहले द फ्रेंच से जितने भी टॉपिक पहले हैं वो पहले ही हम पढ़ चुके हैं। तो अब आज शुरुआत करते हैं द फ्रेंच से। द फ्रेंच जो थी वो चौथी कंपनी ऐसा आई जो इंडिया में ट्रेड करने आई, और इंग्लिश के साथ ऐसा तीसरा कंपनी आया जो इंग्लिश के साथ कंपटीशन करना चाहती थी। मतलब इंग्लिश के साथ, मतलब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उनके साथ तीसरा ऐसा कंपनी फ्रेंच आई जो इंग्लिश के साथ कंपटीशन शुरू करना चाहती थी। इससे पहले दो और ट्रेडिंग कंपनी थी जो उनके साथ कंपटीशन कर रही थी। कौन कौन सी थी? तो उनका नाम था पोर्टुगीज और एक का नाम था डच। तो इन दोनों ने किया था। अब तीसरा कंपनी टपक पड़ा था इंडिया में जिसका नाम था फ्रेंच, जो कि यूरोपियंस ही थे। और ये किनके साथ कंपटीशन करना चाहते थे? तो ब्रिटिश के साथ। क्यों ब्रिटिश के साथ? आप सोच रहे होंगे कि भाई ब्रिटिश के साथ ही क्यों कंपटीशन करना चाहती थी ये फ्रेंच जो है, वो ब्रिटिश के साथ ही क्यों क्यों नहीं डच के साथ कंपटीशन किया, पोर्टुगीज के साथ क्यों नहीं कंपटीशन किया? तो इसका आंसर ये है भाई कि मान लो आप अपने क्लास में हमेशा सेकंड करते हो और आपको फर्स्ट आना है, तो आप किनके साथ कंपेयर करोगे, किनके साथ कंपटीशन करोगे? नंबर वन के साथ ना, या नंबर थ्री के साथ? तो बिल्कुल आप नंबर वन आना चाहते हो और नंबर टू हो, तो नंबर वन के साथ आपको कंपटीशन करनी पड़ेगी। तो इसी तरीके से उस समय जो फ्रेंच थी वो नंबर टू ट्रेडिंग कंपनीज थी और जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो नंबर वन ट्रेडिंग कंपनीज थी। इसीलिए फ्रेंच जो है वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ट्रेड कंपटीशन करना चाहती थी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए क्या होता है, फ्रेंच जो है वो शुरू कर देता है कंपटीशन करना किनके साथ? तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। अब कंपटीशन करने के लिए इंडिया में देखिए अब कंपटीशन शुरू कहाँ हुआ? तो ऑब्वियस जो यूरोपियंस कंट्रीज थे, यूरोपियंस ट्रेडिंग कंपनीज थे, जो कि फ्रेंच और ब्रिटिश, ये दोनों तो इंडिया में ही थे और इंडिया से ही गुड्स ले जाना था। तो कंपटीशन कहाँ पे होगा? तो इंडिया में। और जहाँ पे आपका कंपटीशन होगा फैक्ट्रीज के लिए, आप कंपनीज के लिए, आप ट्रेड के लिए कंपटीशन करोगे, तो वहाँ पे तो आपका फैक्ट्री रहना जरूरी है। तो इसीलिए फ्रेंच ने क्या किया, सबसे पहले अपना कुछ फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश की। कहाँ पे? तो पुडुचेरी में और चेन्नई में। पुडुचेरी का पहले का नाम क्या है? पौंडीचेरी। और चेन्नई का नाम क्या है? बोलो बोलो। मद्रास। यही बोल रहे थे ना, मैं सुना था। तो अब जो है उसके बाद यहाँ पे इन दोनों जगहों पे उन्होंने फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश की। अब आप बोलोगे भाई यहीं दोनों पे क्यों, यहीं क्यों इस्टेब्लिश किया और क्यों कहीं क्यों नहीं? क्योंकि भैया पौंडीचेरी पुडुचेरी जो है अभी का, वो क्या है? तो एक यूनियन टेरिटरीज है। और कहाँ पे है? तो पानी के बीच में है, और मतलब समुद्र में है। और जो जो यूरोपियंस थे वो कहाँ से आ रहे थे इंडिया में? किस रास्ते से आ रहे थे? पानी के रास्ते से आ रहे थे। तो जो सबसे पहले मिला उनको इंडिया का मतलब जगह, वहाँ पे उन्होंने फैक्ट्री स्टेब्लिश करना शुरू किया। अब आप बोलोगे भैया, आप बोले ये तो पानी के बीच में है, चेन्नई जो है वो तो इंडिया में है, वो तो यूनियन टेरिटरीज नहीं है। भैया यूनियन टेरिटरीज नहीं है, लेकिन ये तो कोस्टल एरिया में पड़ता है ना। चेन्नई के पीछे में क्या है? समुद्र है। तो इसीलिए जो फ्रेंच थी वो इन दोनों जगहों पे अपना ट्रेडिंग फैक्ट्रीज स्टेब्लिश किया। उसके बाद जो फ्रेंच है उनको कंपटीशन करना था, किनके साथ करना था? तो ब्रिटिश के साथ करना था। अब कंपटीशन जब शुरू किया तो ब्रिटिश को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। एकदम ब्रिटिश जो है गुस्सा हो गई कि क्यों
ये हमारे साथ कंपटीशन कैसे कर सकता है, हम तो नंबर 1 ट्रेडिंग कंपनीज है, हमारे साथ ये नहीं कर सकता क्या कंपटीशन। तो उसके लिए क्या हुआ, दोनों के बीच में वार शुरू हो गए, क्योंकि फ्रेंच बोला था हम कंपटीशन करेंगे और ये बोला था हम कंपटीशन नहीं करने देंगे। तो दोनों में क्या हुई, वार शुरू हो गई। तो उस वार का नाम क्या पड़ा, उस वार का नाम पड़ा कार्नेटिक वार। अब कार्नेटिक वार से पहले होती है एक स्ट्रगल जिसका नाम होता है एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल। तो इस एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल को हम देखते हैं कि ये आखिर है क्या। तो चलिए, एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल जो है वो शुरू होती है 18th सेंचुरी में, ठीक है। किनके किनके बीच, तो फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच। इसमें क्या होता है 18th सेंचुरी में, उससे पहले दो वेस्टर्न पावर इंडिया में स्टेब्लिश होती है। कौन कौन सी, तो ब्रिटिश और फ्रेंच। अब ये दोनों जब एस्टेब्लिश्ड हो जाती है इंडिया में, तो ये एक दोनों के साथ कंपटीशन करती है। और धीरे धीरे क्या होता है, ये दोनों पावर जब एस्टेब्लिश्ड इंडिया में हो चुकी होती है, तो ये इंडिया के ट्रेड और टेरिटरीज पे धाक जमाना चाहती है, उस पर कंट्रोल करना चाहती थी उस समय। और यही ब्रिटिश बोल रहा था कि मैं कंट्रोल करूंगा, और फ्रेंच बोल रहा था कि मैं कंट्रोल करूंगा। तो यही दोनों में क्या हुआ, दोनों में लड़ाई हो गई, और लड़ाई हुई तो उसका नाम क्या पड़ा, कार्नेटिक वार्स। कब तक लड़ाई हुई, तो 20 सालों तक ये दोनों लड़के लड़ते रहे। लड़के नहीं, दोनों ट्रेडिंग कंपनीज कब तक लड़े, 20 साल तक लड़ते रहे, 1744 से लेकर के 1763 तक, क्योंकि और तो कोई काम था ही नहीं इनके पास, लड़ना और लूटना। तो लड़ना शुरू किया था किसके लिए, लूटने के लिए। लूटने के लिए मतलब आप क्वेश्चन आएगा तो ये नहीं लिखोगे कि क्यों लड़ना शुरू किया, तो लूटने के लिए। आप ये लिखोगे क्यों लड़ना शुरू किया, तो कंट्रोल करने के लिए। किस पे कंट्रोल करने के लिए, तो इंडियन ट्रेड एंड टेरिटरीज पर। तो अब यहाँ पे हम एक एक करके देखेंगे तीनों वार्स को, पहला वार्स, दूसरा वार्स और तीसरा वार। तो 3 वार थी, उसका क्या नाम था, कार्नेटिक वार। तो फर्स्ट कार्नेटिक वार, सेकंड कार्नेटिक वार, थर्ड कार्नेटिक वार। तो तीनों वार्स को हम देखते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं पहला कार्नेटिक वार को। अब क्या होती है कि ये इन दोनों के बीच में, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में वार शुरू हो जाती है। उस वार में क्या होता है कि ये वार जो है मेनली शुरू हुआ रहता है कहाँ पे, यूरोप में, ठीक है। और यूरोप में ये शुरू होता है वार, और धीरे धीरे 1748 में आकर के ये वार ख़त्म होता है। और जब ये वार यूरोप में स्टार्ट होता है 1746 में, तो इंग्लैंड जो थी इंडिया में, वो इंडिया में भी ये वार स्टार्ट कर देती है फ्रांस के साथ। तो मतलब ये स्टार्ट हुआ था कार्नेटिक वार फर्स्ट कहाँ पे, इंग्लैंड में, यूरोप में। और यूरोप से लड़ते लड़ते वो इंडिया में भी लड़ने लगे, क्योंकि इंडिया में भी उनके ट्रेडिंग कंपनीज थे, तो यूरोप में भी लड़ रहे थे और इंडिया में भी लड़ रहे थे। लेकिन जब यूरोप में वार खत्म हुआ, यूरोप में वार रुक गया फर्स्ट कार्नेटिक वार 1748 में, तो इंडिया में भी पहला कार्नेटिक वार रुक गया। अब इस वार का रिजल्ट क्या मिला वो देखते हैं कि आखिर इस वार का तो कुछ रिजल्ट होता है ना, कोई तो जीता होगा ना, या कोई नहीं जीता तो कुछ तो हुआ होगा ना। तो देखिए इस वार में क्या हुआ। तो रिजल्ट देखें हम, तो सबसे पहला चीज जो था वो क्या हुआ, तो द वार एक्सपोज द वीकनेस ऑफ द रूलर्स ऑफ साउथ इंडिया। अब आपके दिमाग में एक बात आई होगी, क्या, कि ये तो पागल बड़बड़ा रहा है तभी से, वो गलत ही बोल रहा है। आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो गलत बोल रहा है। भाई वार हुआ फ्रांस के बीच में, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, तो ये साउथ इंडिया का कमजोरी कैसे आ गया। तो भैया इंडिया का कमजोरी ऐसे आया कि जब इंग्लैंड और फ्रांस लड़ रहे थे, तो आपको मैंने बताया कि जो फ्रांस है और इंग्लैंड है वो यूरोप में लड़ते लड़ते इंडिया में भी लड़ना शुरू कर दिए। तो जब इंडिया में लड़ना शुरू कर दिए, तो इंडियन रूलर्स को रोकना चाहिए था ना वार्स को, लेकिन इंडियन जो रूलर्स थे, मुगल एम्पायर्स थे, वो वार्स को नहीं रोके, क्योंकि उनको पता था कि जितना हम ताकतवर हैं ना, उससे ज़्यादा ताकतवर इंग्लैंड वाला है। भले ही वो दूसरे कंट्री से आया है हमारे कंट्री में, लेकिन हमसे ज़्यादा ताकतवर है। तो इसलिए जो रूलर्स थी वो इंटरफेयर नहीं किया अपना वीकनेस छुपाने के लिए। लेकिन इंग्लैंड को पता चल गया कि जो इंडियन है, जो मेनली साउथ इंडियन है, वो वीक है, अभी उन पे हम हमला
कर सकते हैं। तो पहला चीज क्या आई सामने, साउथ इंडिया की जो रूलर्स थी उनकी वीकनेस जो है दोनों कंपनी के सामने आ गई। और जो जब सामने आई दोनों कंपनी के साथ, तो फ्रेंच ने क्या किया, अपना पावर जो है बढ़ा दिया। कहाँ पे, साउथ इंडिया में। इंग्लैंड नहीं बढ़ा पाई पावर तब तक, लेकिन इंग्लैंड उतना नहीं समझ पाया कि ये साउथ इंडिया की जो वीकनेस क्या है, लेकिन फ्रेंच जल्दी समझ गया कि साउथ इंडिया में जो रूलर्स हैं वो वीक हैं, इसीलिए वो रोकने नहीं आए बीच में। लेकिन इंग्लैंड को ये बात उतनी जल्दी समझ में नहीं आई थी और फ्रेंच को समझ में आ गई। क्यों? क्योंकि उनके पास जो गवर्नर थी उनकी कंपनी का, डुप्लिक्स, वो बहुत चालाक आदमी था, बहुत चालाक आदमी। यदि डुप्लिक्स जो था वो नहीं रहता तो ये बात उनको समझ में नहीं आती, लेकिन डुप्लिक्स को समझ में आ गया कि ये जो इंडियन है, साउथ इंडियन, वो कमज़ोर हैं, इसीलिए हमारे बीच में इंटरफेयर नहीं किए। और थोड़ा सा जब वो पावर बढ़ाना शुरू किया फ्रेंच साउथ इंडिया में, तो कोई आया ही नहीं सामने रोकने के लिए। तो पक्का हो गया कि साउथ इंडियन जो है वो भी बहुत ज़्यादा वीक हैं, जो एक ट्रेडिंग कंपनीज को नहीं रोक सकती थी। तो यही सब थी पहला वार जो हुआ, कार्नेटिक वार, इनकी रिजल्ट थी वो। तो अब देखते हैं सेकंड कार्नेटिक वार। सेकंड कार्नेटिक वार जो है वो 1749 से लेकर के 1754 तक लड़ा गया। इस वार में, सेकंड कार्नेटिक वार में, एक मिनट, जो सेकंड कार्नेटिक वार है उसको पढ़ने से पहले मैं एक टर्म आपको क्लियर कर देता हूं, नहीं तो ये टर्म क्लियर नहीं होगा तो आप थोड़ा सा कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे जब हम सेकंड कार्नेटिक वार पढ़ेंगे तब। तो देखिए, वे टर्म ये है कि आप ये समझ लीजिए कि कार्नेटिक वार जो है, ये कार्नेटिक नाम क्यों पड़ा। कार्नेटिक नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि ये साउथ इंडिया में लड़ा जा रहा था, जहाँ पे हमारा कर्नाटका है उस तरफ। तो ये कार्नेटिक जो है ये नाम दिया गया था साउथ इंडिया को, किसने दिया था, तो यूरोपियंस ने। ठीक है, तो साउथ इंडिया को कार्नेटिक कहा जा रहा था। ठीक है, ये आप समझ लिए। तो आपको अब सेकंड जो कार्नेटिक वार है ये समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो सेकंड कार्नेटिक वार में क्या होता है, जो कार्नेटिक के रूलर्स होते हैं हैदराबाद के, या फिर हैदराबाद और कार्नेटिक्स के, साउथ इंडिया के जितने भी रूलर्स थे, वो रूलर्स जो है वो मर जाते हैं। कब? 1748 में। यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म, मतलब फर्स्ट जो कार्नेटिक वार थी उसको ख़त्म होते होते जो रूलर्स थी हैदराबाद की या कार्नेटिक्स की, वो मर गए। तो डुप्लिक्स जो थे, जो कि फ्रेंच का गवर्नर थे, उन्होंने डिसाइड किया कि एक अपना पपेट रूलर जो है कार्नेटिक पर और हैदराबाद पे हायर किया जाए। पपेट रूलर का मतलब होता है एक ऐसा रूलर तो होगा फ्रांस का, ठीक है, बनाएंगे वो किसी और को रूलर, लेकिन वो वही करेगा जो कि फ्रांस बोलेगा। मतलब गुलाम को, एक गुलाम को रूलर बना करके रखें, ऐसा सोचा। किसने सोचा? डुप्लिक्स ने। कहाँ पे रखना था? तो कार्नेटिक पे और हैदराबाद पे, जहाँ का रूलर्स जो थे वो मर चुकी थी। लेकिन जो ब्रिटिश थी उनकी भी यही मतलब मर्जी थी, वो भी यही चाहते थे कि मैं भी अपना जो वो मतलब पपेट रूलर है वो हैदराबाद और कार्नेटिक पे लगाऊं। मतलब दोनों की सोच एक ही थी। फ्रांस भी चाहता था कि मैं अपना रूलर बनाऊं और ब्रिटिश भी चाहता था कि मैं अपना रूलर बनाऊं। दोनों क्या चाहती थी कि पपेट रूलर, मतलब एक ऐसा रूलर जो रूलर तो हो लेकिन काम करे किसके इशारे पे। तो इंग्लैंड चाहती थी कि इंग्लैंड के इशारे पे और फ्रांस चाहती थी कि फ्रांस के इशारे पे। तो दोनों पपेट रूलर चाहते थे। लेकिन इसमें जो इंग्लैंड थी उनको पता चला कि फ्रांस भी यही सोच रहा है, फ्रांस भी पपेट रूलर बैठाना चाहता है। तो ये जो फ्रांस थी वो मतलब इंग्लैंड जो थी वो अटैक किया फ्रांस पे, और फ्रांस यदि अपना डिफिट नहीं मानता, मतलब हार नहीं मानती, तो फ्रांस को वो बिल्कुल ही ख़त्म कर देता। तो फ्रांस जो जब अटैक किया तो फ्रांस जो है उन्होंने हार मान लिया। फ्रांस बोला कि चलो मैं हार गया, आप यहाँ पे रूल करो। तो हारने पे ऐसा नहीं था कि हारने के बाद उनको बोला गया कि आप इंडिया से चले जाओ, नहीं, उनको इंडिया में ट्रेड बोला करो आप ट्रेड, लेकिन पपेट रूलर मैं बैठाऊंगा। ठीक है, तो फ्रांस मान गया, बोला ठीक है आप ही पपेट रूलर बैठा लो, मैं जैसा ट्रेड कर रहा हूँ वैसे ही करूँगा। तो इंग्लैंड बोला ठीक है चलो मैं अपना पपेट रूलर बिठाता हूँ। ये चाल किसकी थी? तो रॉबर्ट क्लाइव की। रॉबर्ट क्लाइव जो थी वो ब्रिटिश का लीडर थे, ठीक है, यंग लीडर थे। और जैसे डुप्लिक्स बहुत ज़्यादा चालाक थे, तो वहीं
डुप्लिक्स किनके थे? फ्रांस के थे, तो वो बहुत ज़्यादा चालाक थे। और उस दूसरी तरफ जो रॉबर्ट क्लाइव थे वो भी बहुत ज़्यादा चालाक थे, जो कि इंग्लैंड की तरफ से थे। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो डुप्लिक्स से 1% ज़्यादा चालाक थे। इसीलिए उन्होंने क्या किया, एक शर्त रखा, एक ट्रीटी बनाई इंग्लैंड फ्रांस के साथ। ऐसा उस ट्रीटी में ये बताया गया कि इंग्लैंड जो है वो अटैक नहीं करेगा फ्रांस पे आगे। एक शर्त रखा। अब क्या शर्त? एक शर्त पे मतलब इंग्लैंड एक शर्त रखा कि मैं आप पे अटैक नहीं करूंगा आगे, आप जैसा अपना ट्रेड कर रहे हो वैसे ही करोगे, आप, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन उनका एक शर्त था इंग्लैंड का। कौन सा शर्त? कि डुप्लिक्स जो थी उनको वापस फ्रांस भेज दिया जाए। अब फ्रांस सोचा कि डुप्लिक्स को ही भेज देंगे तो हम यहाँ पे ट्रेड तो आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन यदि डुप्लिक्स को नहीं भेजेंगे तो जो भी हाथ में है वो भी चला जाएगा। तो फ्रांस मान गया, बोला ठीक है मैं डुप्लिक्स को वापस भेज देता हूँ, और डुप्लिक्स को वापस भेज दिया। और उसके बाद जो है इंग्लैंड उसको छोड़ दिया, बोला ठीक है आप जैसे ट्रेड करते हो वैसे आप करो। तो अब चलिए देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या हुआ। तो रिजल्ट में तो मैंने आपको लगभग रिजल्ट भी इसमें बता ही दिया। जो पहला रिजल्ट था वो क्या था, तो फ्रांस जो थी वो अपना हार मान लिया, डिफीट एक्सेप्ट किया। उसके बाद डुप्लिक्स जो है उसको भेज दिया गया फिर से कहाँ, फ्रांस। और जो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश कंट्रोल ओवर कार्नेटिक, कार्नेटिक के ऊपर किनका कंट्रोल हुआ, तो ब्रिटिश का। फ्रांस जो है वो हार गई थी, इसीलिए उनका जो कंट्रोल वो नहीं हो पाया कार्नेटिक पे। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड कार्नेटिक वार। फर्स्ट और सेकंड तो हमने जान लिया, ये लास्ट है थर्ड कार्नेटिक वार। इस वार में क्या होता है, थर्ड कार्नेटिक वार में जो टेम्परेरी पीस का जो ट्रीटी बनी रहती है फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, जो अभी हम पढ़े कि एक ट्रीटी बनी थी पीस का, जो जिसमें ये माना गया था कि इंग्लैंड कभी भी फ्रांस पे अटैक नहीं करेगा और आसानी से उनको ट्रेड करने देगा। वो जो है इंग्लैंड अपना ट्रीटी तोड़ा और किस पे अटैक किया, तो ब्रिटिश पे। और जो उनका जो बना हुआ था ट्रीटी उसको तोड़ लिया। उसके बाद जब ये वार हुआ, ब्रोकआउट हुआ, मतलब शुरू हुआ कहाँ पे, यूरोप में, दोनों के बीच में, तो धीरे धीरे फ्रांस का जो ट्रेड थी वो एंड हो गया। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश ताकतवर थी और फ्रांस कमज़ोर थी। तो फ्रांस को उन्होंने क्या किया, हरा दिया, और एंड ऑफ फ्रेंच ट्रेड हो गया। फ्रेंच का जो ट्रेड था वो एंड हुआ। कहाँ पे? इंडिया में एंड हुआ। ऐसा नहीं कि उनका हमेशा के लिए एंड हो गया, नहीं नहीं, सिर्फ इंडिया में उनका एंड हुआ। बाकी जो फ्रेंच में आपने पहले पढ़ा था कि फ्रेंच जो है वो इंडोनेशिया में स्पाइस गार्डन, मतलब स्पाइस की जो ट्रेड है उनको कंट्रोल करती थी। तो वो चली गई इंडोनेशिया फिर से, और वहाँ पे अपना स्पाइस का जो ट्रेड था उनका वो कंट्रोल कर रही थी। और इंडिया से बिल्कुल ही वो चले गए, क्योंकि इंडिया में वो नहीं रह सकते थे। इंडिया में रहने से वो उनकी जो कंपनीज है उनको ही पूरी तरीके से बर्बाद कर देते। कौन? ब्रिटिश। तो इसीलिए जो फ्रांस थी वो चली गई फिर से, कहाँ पे, तो वापस फ्रांस। और यहाँ पे ब्रिटिश का पूरी तरीके से रूल शुरू हो गया। तो उसके बाद अब देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या हुआ। तो इसका रिजल्ट यही हुआ कि फ्रांस जो थी वो अपना जो उसका जो सपना था वो टूट गया। वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाया इंडिया में। जो उसका सपना था कि वो इंडिया में आकर के अपना ट्रेड करे, अपना ट्रेडिंग कंपनीज खोले, बड़े बड़े फैक्ट्रीज बनाए और धीरे धीरे इंडिया पे रूल करे, वो फ्रांस से नहीं हो पाया। फ्रांस का वो सपना टूट गया। दूसरा रिजल्ट ये हुआ कि जो ब्रिटिश थी, जो इंग्लिश थी, वो अपना पॉलिटिकल पावर धीरे धीरे इंडिया में इस्टेब्लिश किया और इंडिया पे उन्होंने इसी तरीके से रूल करना शुरू किया था। तो यही थी, सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे फ्रांस को हरा के अकेला ही पूरा इंडिया पे ट्रेड करना शुरू किया। इंडियन मार्केट को, एशियन मार्केट को कंट्रोल करना वो शुरू कर दिया था। तो यही थी थर्ड कार्नेटिक वार और उनका रिजल्ट। अब हम देखते हैं कि ब्रिटिश का जो सक्सेस मिला इतना, तो वो क्या रीजन था। तब हम देखते हैं रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ द ब्रिटिश। ब्रिटिश का जो सक्सेस था उनका रीजन क्या है, तो चलिए देखते हैं वो चीज़ भी। सबसे पहली चीज जो है वो है ब्रिटिश नेवल सुपरमेसी। मतलब ब्रिटिश के पास जो थी, ब्रिटिश जो थी वो जानती थी कि उसका जो है समुद्र पे वर्चस्व था। मतलब समुद्र पे उसका बहुत बड़ी जो समुद्र का हिस्सा था उस पे उसका रूल था। बहुत बड़ी समुद्र के हिस्सा उनके अधीन था, उनके अंदर था। और वो ये भी जानती थी अच्छे से कि जो इंडिया के जो
अगल बगल में इंडिया की जो चारों ओर इंडिया के सराउंडिंग्स में जितने भी सीज थे, जितने भी समुद्र थे, उन पे ब्रिटिश का अधिकार था। उसको ब्रिटिश को उसमें आने से कोई भी नहीं रोक सकता था। तो क्या कर रहा था ब्रिटिश? नेवल सुपरमेसी की वजह से समुद्र के रास्ते से क्या हो रहा था, जितने भी उनको सामान लाने रहते थे, जितने भी उनको वेपन्स लाने रहते थे, जितने भी उनके जो भी सामान लाना रहता था, बिना टैक्स के वो ला रहे थे। कहाँ से? तो इंग्लैंड से। इंग्लैंड से जितने वेपन्स उनको लाना रहता था वो लाते थे, और जहाँ जहाँ से भी उनको जो भी चीज़ लाना रहता था या ले जाना रहता था, वो आराम से ले आ जा सकते थे। कौन? ओनली इंग्लैंड। क्योंकि इंग्लैंड को कोई भी चेक करने वाला नहीं था, इंग्लैंड को कोई फ़ी नहीं देना पड़ता था, इंग्लैंड को कोई कस्टम ड्यूटी नहीं पे करनी पड़ती थी। तो ये थी पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट है फिनेंशियल स्टेबिलिटी, मतलब इंग्लैंड के पास बहुत ज़्यादा पैसा था, जबकि फ्रांस के पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं था। अब उतना देखो, वैसे इंग्लैंड के पास पैसा था क्योंकि वो बहुत बड़ी ट्रेडिंग कंपनीज थी, फर्स्ट ट्रेडिंग कंपनीज थी, नंबर 1 ट्रेडिंग कंपनीज थी। और उसके बाद क्या हुआ, तो एक बार क्या हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी 1757 में जो बैटल ऑफ प्लासी हुई, कहाँ पे? बंगाल में। बैटल ऑफ प्लासी के बारे में हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, आगे है, लेकिन अभी इतना जान लीजिए कि बैटल ऑफ प्लासी जो हुई 1757 में, तो उसमें क्या हुआ, बंगाल को वो अपने अंदर में कर लिए। बंगाल भी जो था वो ब्रिटिश के ही कंट्रोल में था। पूरा साउथ इंडिया तो था ही, ये जो आपको साउथ इंडिया आप देखते हो, ये साउथ इंडिया पूरा था, और ऊपर में जो है बंगाल भी कम से कम, बंगाल भी जो थी पूरा वो आ गई थी ब्रिटिश के हाथ में। तो वहाँ से भी ब्रिटिश को बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा था, जो बंगाल का जो वेल्थ था उसका भी यूज कर रही थी ब्रिटिश। उसके बाद कैपेबल लीडरशिप, मतलब उनके पास लीडरशिप भी बढ़िया था, उनको पता था कि कब क्या करना है, कैसे किसको हराना है, तो इसको अच्छे तरीके से पता था ब्रिटिश को। और उनकी जो लीडर थी वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, मतलब ताकतवर का मतलब ये नहीं कि वो बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा योद्धा थे, इसका मतलब ये नहीं, बहुत बड़ा योद्धा। कैपेबल लीडरशिप मतलब उनका जो दिमाग था वो बहुत तेज था, कब क्या करना है, किसको बाहर करना है, किसको अंदर करना है, उनको पता था कब क्या फैसले लेना है। वो ब्रिटिश के जो लीडर थे उनको अच्छे तरीके से पता था। यहाँ पे एक और पॉइंट है जो मैंने लिखा नहीं, तो वो पॉइंट ये है, फ्रीडम फ्रॉम द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से पूरी तरीके से फ्रीडम मिला था इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि आप जैसे चाहो रूल कर सकते हो। नहीं मानते हैं इंडियन तो मारो पीटो, बढ़िया तो जान से मार दो, लेकिन वहाँ पे आप ट्रेड करो। तो यही थी 4 पॉइंट की फ्रीडम फ्रॉम द गवर्नमेंट। उनको गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं था, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, उनको जैसे मर्जी वैसे वो ट्रेड कर सकते थे, जबकि फ्रांस नहीं कर सकता था। फ्रांस को हर बात के लिए पूछना पड़ता था अपने गवर्नमेंट से। तो यही जो है, यहीं पे ये वीडियो ख़त्म होती है, और इस वीडियो के इस चैप्टर की जो आगे की इन्फॉर्मेशन है, आगे की जो बातें हैं, वो हम आगे आपको दूसरी वीडियो में बताएंगे, कल बता देंगे। तो अभी तक के लिए आपको जो भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में रहा हो, जो कन्फ्यूजन लगा हो, वो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए, हम उसका आंसर आपको देंगे। और इस वीडियो में आपको, मतलब इस वीडियो के पहले वाले जो वीडियो है, इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई हुई है जो कि इसी चैप्टर का, तो बाकी ये है फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट का लिंक यदि चाहिए आपको तो वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ले लीजिए और फर्स्ट पार्ट भी जान लीजिए, क्योंकि यदि आप शुरू से जानेंगे तो अच्छे तरीके से जान पाएंगे कोई भी चैप्टर को। तो फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको इसमें मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फटाफट से लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के वहाँ भी ऑल वाली ऑप्शन है उसको क्लिक कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच पाए और लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।